नमस्कार सभी साथियों को, मैं डीएस सैनी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी ज्ञानधारा चैनल आप सभी के लिए समर्पित है और फिर से आप सभी का एक बार स्वागत अभिनंदन हिंदी ज्ञानधारा चैनल पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं सब साथियों? कम समय में कर रहे हैं हम अच्छी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। प्यारे दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को और हिंदी साहित्य के इतिहास में आपके सामने मैंने सभी भर्तियों को लिख रखा है कि सर पूरी भर्तियां हैं क्या? अरे भाई, जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो सभी भर्तियों में शामिल है। चाहे आपकी वर्तमान में कॉलेज लेक्चरर चल रही है ना, आपकी नेट की एग्ज़ाम चलती आ रही है, सेट चल रही है, आरपीएससी की ग्रेड फर्स्ट सेकंड चलती है, टीजीटी पीजीटी है यूपी में, आपकी एमपी में वर्ग 1 वर्ग 2 दोनों ही है, हरियाणा में नई वैकेंसी आ गई है, बिहार में बीपीएससी चल ही रही है, झारखंड में भर्तियां चल रही है और उत्तराखंड में चल रही है। और ये देखो नई एक अभी एकलव्य विद्यालय में ग्रेड फर्स्ट सेकंड की फिर से भर्ती आ रही है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास तो सब जगह है, सब जगह कहीं पर जहां जाओगे वहां आपको हिंदी से संबंधित ग्रेड फर्स्ट और सेकंड लेवल की जो परीक्षाएं हैं या उच्च लेवल की परीक्षाएं, हिंदी साहित्य का इतिहास तो मिलने ही वाला है, आप सभी समझते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं इतना महत्वपूर्ण टॉपिक कि यहां से कोई भी कंडीशन हो पर आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्यारे साथियों, वो कौन सी चीज है? तो हिंदी के प्रमुख नाटक पढ़ेंगे। तो नाटक पढ़ने के बाद में मैं आपको एकांकी भी पढ़ाऊंगा। नाटक अपन पढ़ने वाले हैं तो हिंदी के प्रमुख नाटकों को अपन यहाँ से शुरू करेंगे। नाटकों में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके नाटक कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण है, किस प्रकार के प्रश्न आपके बनने वाले हैं। यहाँ पर आपको हर चीज़ का जवाब आपको देना है। क्लियर है ना? तो देखिए, आपको जो चीज़ आ रही है वो ठीक है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं। हर टॉपिक में से मैं आपको अभी सवाल बनाना चालू कर दूंगा और बहुत ही जल्दी आपकी मैराथन भी मैं लगाने वाला हूं। लेकिन बस आपकी थोड़ी सी कमी आपकी रह रही है कि आप शेयर नहीं कर रहे हो। अगर शेयर करते तो निश्चित है कि ये अब तक मैं आपकी मैराथन चालू हो जाती, लेकिन आप अपनी क्लास देख के चले जाते हो, फिर कोई मतलब नहीं है। 10-10 5-5 लोगों को आप शेयर करते, 20-20 को कर देते तो 2-3-4 जुड़ते एक आदमी से, तो अपन का जो काम रह रहा है वो अधूरा वो कंप्लीट हो जाता। तो साथियों, यहाँ अपन बात करेंगे आज सबसे पहले, बिना वक्त खराब किए हुए, जो है आपकी मर्जी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपके लिए 2 सवाल लिखे हैं जो मैं आपको रोज़ लिखता हूँ, अब लिखने लग गया हूँ। आपकी क्लास के पीछे भी मैं आपको फिर से एक सवाल लिखूंगा और आपको उसका जवाब देना है। लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से, ये देखो सवाल है आपका, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से अनुवाद किसने किया है? ये सवाल आपका यहाँ पर है। लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से अनुवाद किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नागेंद्र ने और नंद दुलारे वाजपेयी ने। ये सवाल आपको 2 सवाल मैंने दिए हैं यहाँ पर, यहाँ आपको जवाब देना है लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से अनुवाद किसने किया है। अगर आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, नहीं तो क्लास समाप्त होने के बाद मैं आपको यहाँ पर वापस बता दूंगा इसका उत्तर। जिसको आता है वो इसका जवाब लिख देगा। दूसरा सवाल मैंने आपको यहाँ पर दिया है सीधा साख कि साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है। ये मैंने आपको कल जो पिछली क्लास में पढ़ाया था उसमें से 2 सवाल मैंने लिए हैं। साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है, ये सवाल आपको पूछा रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, मुक्तिबोध और नेमीचंद जैन। आपको ये 2 प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं और जिसको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं आपको इसका जवाब दूंगा वीडियो के अंत में, बने रहेंगे आप, ठीक है। तो ये 2 सवाल आपको ध्यान रखने हैं। अब साथियों, मैं आपको ले चलता हूं अपनी जगह पर। अपनी जगह क्या है? तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या? प्रमुख नाटकों को। और नाटकों में क्या क्या महत्वपूर्ण बात है, पहले महत्वपूर्ण बात आपको समझ लेनी है, फिर अपन को चलना है एक एक नाटक की ओर, देखते चलना है, समझते चलना है। शानदार तरीके से यहाँ से सवाल आने वाला है तो आएगा ही। नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात जो हुआ तो वो कहाँ से माना जाता है? भारतेंदु से। ये मोस्ट बात है, आपको सवाल पूछ सकता है कि नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात
किस लेखक से माना जाता है, तो उसका नाम आपका भारतेंदु है। क्लियर है ना। तो एक बार अब हंस जाओ, मुस्करा जाओ, है ना। तो मैं कहता ही आया हूं आपसे कि हंसो, मुस्कराओ, है ना, खुश रहो, मस्त रहो। आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए हैं, कहता हूं ना मैं, आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। मैं गिरकर ही संभलने वाला था, आप फिर मुस्कुरा गए, है ना। तो समझे आप बात, मेरा कहने का उद्देश्य, भाव देखो। आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए, मैं गिरकर ही संभलने वाला था, आप फिर मुस्कुरा गए। मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहना, गति दिमाग की तेज बढ़ती चली जाएगी। तो नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात किससे माना जाता है? भारतेंदु से। क्लियर है। अब देखो, ये भारतेंदु से पहले और भी नाटक लिखे गए, उनके मतलब अपन मुख्य जो परंपरा का सूत्रपात हुआ वो भारतेंदु से हुआ, लेकिन इससे पहले भी नाटक लिखे गए, इनके बारे में भी काफी बार सवाल पूछे गए हैं। प्राणचंद चौहान ने एक नाटक लिखा है जिसका बार बार में सवाल पूछता है। प्राणचंद चौहान के बारे में आपको सवाल पूछता है कि इनका नाटक रामायण महानाटक के लेखक कौन है। ये सवाल आपका बार बार आता है, रामायण महानाटक के लेखक कौन है? तो प्राणचंद चौहान है। और ये नाटक भारतेंदु से पहले का लिखा गया है, जहां तक मुझे ध्यान है 1610 की बात है ये। ठीक है। प्राणचंद चौहान नाटक, प्राणचंद चौहान द्वारा लिखा गया नाटक है रामायण महानाटक। और एक है उदय कवि, इन्होंने लिखा हनुमान नाटक। कौन सा लिखा है? हनुमान नाटक। अब देखो एक विशेष बात बताता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो आपका उदय कवि है, इनका एक दूसरा नाम है जिसका नाम है हृदय राम। क्या है? हृदय राम। हृदय राम भी इनको कहते हैं, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उदय कवि का दूसरा नाम है हृदय राम। और हृदय राम कभी कभी उदय कवि नहीं देता है और हृदय राम नाम देता है, तो हृदय राम ने ही लिखा है क्या? हनुमान नाटक। उदय कवि का मतलब भी वही है, हृदय राम ही। हनुमान नाटक के लेखक है उदय कवि। क्लियर है। अब बात ये थी कि इनको नाटक क्यों नहीं माना गया, तो मैंने नीचे लिख दिया साफ साफ कि इन जो नाटक जो लिखे गए, ये इन नाटकों में पद्यात्मकता थी, यानी पद्य में लिखे गए, कुछ पंक्तियां इनकी पद्य में मिलती थी, इसलिए इनको मुख्य रूप से नाटक में नहीं रखा। नाटक के गुण कम थे, नाट्य गुण कम थे, इनमें नाट्य कम थे और पद्यात्मकता अधिक थी, इसलिए कहते हैं कि नाटक लिखने की मुख्य परंपरा थी वो भारतेंदु से चालू हुई है। अब क्लियर हो गई। तो देखिए ये दो नाटक आपके पहले के भी है, इसके अलावा और नाटक भी है काफी, लेकिन आपको मुख्य रूप से दो तो ध्यान रखना ही है। रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद चौहान है और हनुमान नाटक के लेखक उदय कवि है ना। दोनों नाटकों में पद्यात्मकता अधिक है, नाटक के गुण कम है। उदय कवि को हृदय राम कवि भी कहते हैं। अगला सवाल अपन चले तो देखिए ध्यान से, और आगे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पिताजी, पहले तो ये देखो भारतेंदु के पिताजी कौन है, तो आपको मैं बता देता हूँ, गोपाल चंद गिरधर दास। भारतेंदु के पिताजी कौन है? गोपाल चंद गिरधर दास ने एक नाटक लिखा, नहुस नाटक, 1857 में। अगर वर्तमान आधुनिक काल की बात करें तो कौन सा नाटक लिखा है? नहुस नाटक। सवाल पूछा जाता है नहुस नाटक किसका है, तो गोपाल चंद गिरधर दास का है। और कब लिखा गया? 1857 में। इसके अलावा एक गणेश कवि ने भी नाटक लिखा है, प्रद्युमन विजय। क्या नाम से लिखा है? प्रद्युमन विजय नाम से नाटक लिखे हैं। ये नाटक लिखने की जो परंपरा है ये भारतेंदु से पहले की है, लेकिन दो नाटक जो मैंने पहले बताया उनमें पद्यात्मकता है और इन दोनों में पद्यात्मकता कम है, यानी इनमें पद्यात्मकता तो है लेकिन इतनी नहीं है, उन दोनों में ज्यादा है। ठीक है। तो ये सब भारतेंदु से पहले के नाटक थे। और आधुनिक काल की मैं बात करूं तो नहुस नाटक लिखा 1857 में और गणेश कवि ने लिखा है प्रद्युमन विजय। क्लियर है। ध्यान रखेंगे एक एक चीज को, बिल्कुल एक बार फिर से समझ लो। देखो ये पहले के नाटक है, प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक, उदय कवि का हनुमान नाटक, इनमें पद्यात्मकता अधिक है। और वर्तमान बात नहीं, आधुनिक काल है, वर्तमान काल में भारतेंदु के पिताजी ने लिखा है नहुस और गणेश कवि ने प्रद्युमन विजय, लेकिन मुख्य सूत्रपात है वो भारतेंदु से होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। नाटकों का जो वर्गीकरण है वो तीन तरीके से यहाँ पर किया गया है। एक तो भारतेंदु युगीन नाटक है, एक प्रसाद युगीन नाटक है, एक प्रसादोत्तर नाटक है। ऐसा ही सवाल पूछ लेगा कि भारतेंदु कालीन नाटकों का समय क्या रहा है? 1857। देखो ये यहां से 1857 से 1900, 1900 से 1950 है, ये आपका प्रसाद युगीन नाटकों का समय है। और प्रसादोत्तर नाटकों का समय 1950 ईस्वी के बाद अब चल रहा है। यानी भारतेंदु युग के नाटक शुरू हुए 1857 से नहुस नाटक से। क्लियर है।
चलूं क्या, ये भारतेंदु के क्या है, पिता है। आगे देखिए ध्यान से, नहुस नाटक, मैंने सभी नाटकों को क्रमबद्धता से लिख दिया आपके सामने। तो क्रमबद्धता से जो लिखा है इनमें आपको देखते चलना है। मुख्य मुख्य चीज है पहले, वो मैंने खास चीज है वो एकदम अच्छे तरीके से लिखी है, शानदार तरीके से ध्यान से सुनेंगे। नहुस नाटक का समय क्या है, 1857 है। किसने लिखा है, तो गोपाल चंद गिरधर दास ने लिखा है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो भारतेंदु देखिए ध्यान से, एक एक चीज यहां पर रटने वाली है, समय कितना ही खर्च हो जा, बात समझने वाली है। यहां से सवाल आता है, देखो मैंने क्या लाइन लिखी है कि भारतेंदु ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। कौन से नाटक को, नहुस को। नहुस नाटक को लिखने वाले कौन है, गोपाल चंद गिरधर दास, भारतेंदु के पिता। तो भारतेंदु ने ही इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। आपसे पूछ ले जाए कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो नहुस 1857। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा नाटक आता है आपका आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन दूसरा नाटक आता है आपके सामने, और आनंद रघुनंदन को लिखा किसने है, तो महाराजा विश्वनाथ सिंह ने। आनंद रघुनंदन को लिखा किसने, महाराजा विश्वनाथ सिंह ने। अब देखो ध्यान से, यहां देखिए आप, शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। किसने, बताओ, शुक्ल ने। आपसे पूछेगा, चकमे में नहीं फंस जाना। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, नहुस है, और शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन है। करीबन इसकी भी डेट उल्टी सीधी मिलती है, इसलिए मैंने लिखी नहीं है। 1710 के लगभग की डेट इसकी मिलती है, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, फिर कंफ्यूज होते हैं, सर वहाँ पर ये लिख रहा है, वहाँ पर ये लिख रहा है। तो ऐसा मैंने इसको लिखा नहीं है, जिसकी फिक्स डेट है वो मैंने लिखी है, क्योंकि हर वीडियो में कोई न कोई बात बनती रहती है। सर ये आपने ये बता दिया, ये आपने बता दिया। मैं आपको एक एक चीज़ कलेक्शन करके लाता हूँ, ऑथेंटिक बुकों से लाता हूँ। बताओ आप, ऑथेंटिक बुकों से लाता हूँ सारी चीज़ें। कभी कभी देखो मानवीय स्वभाव है, डेट गलत आ गई, जैसे 73 की जगह एक बार मैंने 37 लिख दिया था, तो वो 7-3 उल्टा सीधा हो जाता है कभी कभी। तो ये एक मानवीय भूले हैं, ऐसा हो भी जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। चाहे कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न हो, कभी कभी ये ऐसी गलतियां हो जाती है, ठीक है। कहीं पर मात्रा नहीं लगी, कहीं पर बिंदी नहीं लगी, ऐसी गलतियां तो होती है, आप सब जानते हैं इस बात को, तो है ना। और विद्वान इस दुनिया में, इस जमीन पर कोई नहीं है, इस जमीन पर कोई नहीं है। तुलसीदास ने तो इतना बड़ा, पूरी विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा है, जिसको पूरा विश्व मानता है, आपकी रामचरितमानस को, आपको पता है। तब भी उसने कहा कि मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं तो मेरे मन में आता वो ही लिख देता हूँ। यानी जो अपने आप को विद्वान कहता है, तो वो अपने आप में ही मूर्ख है, एक तरीके से जमीन पर जीने का हक नहीं है, ठीक है ना। कोई विद्वान नहीं है, परिपूर्ण सिर्फ ईश्वर है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। मैं केवल इतना सा आ गया कि मैं पढ़ लेता हूँ, 2-5 बार पढ़ लेता हूँ, 2-5 किताबें पढ़ लेता हूँ, 10 किताबें पढ़ लेता हूँ, और आपके लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ें ले आता हूँ, मेरा रजिस्टर में लिख लेता हूँ, आपके लिए नोट्स बन जाते हैं, आपके लिए प्रश्न बन जाते हैं। ये लो, ये काम है। क्या विद्वान है, कोई नहीं, सब हम एक जैसे हैं, मस्त रहो, हंसते रहो, बस मेरा यही है। कभी भी किसी का पता नहीं है, पानी का बुलबुला कब फूट जाए इसका पता नहीं है। मिट्टी का डेला है शरीर, मिट्टी का डेला है, पानी की बूंद पड़ेगी पिघल जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये शरीर का कोई घमंड नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, सब एक जैसे हैं। जिसकी बुद्धि जिस तरफ चली जाती है वो उसी तरफ बढ़ता चला जाता है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था हिंदी का नाटक, और प्रथम नाटक नहुस भारतेंदु के अनुसार गोपाल चंद गिरधर दास का। आनंद रघुनंदन शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक है, महाराजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। अगला नाटक है जानकी मंगल। देखो जानकी मंगल नाटक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। 1868 में ये लिखा गया है, 1868 में लिखा गया है। लेकिन देखो डॉक्टर नगेंद्र इसको हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। अब बताओ, तीनों का मत अलग अलग है। नगेंद्र तो मानते हैं कि जानकी मंगल, अब आपको सवाल पूछेगा ना तो साफ साफ करके देगा कि नगेंद्र के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो जानकी मंगल। शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो आनंद रघुनंदन। और भारतेंदु के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो नहुस। अगर मैं देखूं आपसे, तो सर्वमान्य जो माना जाएगा वो नंबर 1 पर लिख रखा है, ये सर्वमान्य है। क्लियर है अब तीनों। जानकी मंगल किसका नाटक है, तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। किसका है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है, 1868 में, डेट याद रख लेंगे। क्लियर है। और देखिए, ये आपका एक नाटक है शकुंतला।
आपको दिख रहा होगा शकुंतला नाटक। शकुंतला नाटक लिखा है राजा लक्ष्मण सिंह ने, और राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है। और इसमें एक विशेष बात आप देखेंगे, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम नाटक है। खड़ी बोली हिंदी का ऐसा संकलन आपको बहुत मुश्किल करने से मिलेगा, आप कितना ही जोर लगा लो, अगर मन से दिल से, तो आपको अंदर से तो अंदरूनी आवाज तो ये बोलती होगी कि वास्तव में सर अपने लिए मेहनत करते हैं। अरे भाई मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, ये तो मेरे कोई एहसान नहीं है, मेरा कोई एहसान नहीं है इसमें, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप एक बार यूँ कह दोगे ना कि मेरा सिलेक्शन हो गया आपकी वजह से, और तो भाई साहब मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, मेरे यूट्यूब पे आके, मेरे चैनल पे आके आपको खड़ा कर दूंगा। आ जाओ भाई, देखो ये मेरे से पढ़ा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मुझसे बड़ी है, ये छोटी है, और आनंद लग गई भाई साहब। फिर तो देखो आप, मेरा तो उसमें ही नाम चल गया बस, मैं तो इतना सा चाहता हूँ बस। और क्या मेरा लालच है शेयर करवाने का, बार बार बोलता हूँ भाई शेयर कर दो, शेयर कर दो, अपने सब्सक्राइबर बढ़ा दो, लाइक कर दो, ये है मेरा लालच, और इसको पूरा आप करते नहीं हो। मैंने कहा कि अगर एक एक लोग भी 5-5, 6-6, 8-8 को आप शेयर कर दोगे तो हो जाएगा काम अपना, मैं तुरंत लाइव आ जाऊँगा। मर्जी आपके, ठीक है चलो, ज़्यादा समय मुझे खराब करना नहीं है आपका। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ 2 मिनट में। भारतेंदु के अनुसार नहुस नाटक प्रथम है, सर्वमान्य है, गोपाल चंद गिरधर दास। शुक्ल के अनुसार नाटक है वो आनंद रघुनंदन पहला हिंदी का है, महाराजा विश्वनाथ सिंह का है। और जानकी मंगल है वो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है, 1868। नगेंद्र के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक है। और शकुंतला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह का है। और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। किसको किसको? शकुंतला को। क्लियर है? आगे चलते राजाओं। देखिए भारतेंदु के बारे में पहली बात तो सुन लेंगे। अगर आपको पूरी और ज़्यादा डिटेल आपको पढ़नी हो तो मैंने भारतेंदु के नाटकों का स्पेशल वीडियो आपको बनाकर दे रखा है एक, तो उसको सर्च करके वहाँ पढ़ लेंगे। और मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि आपको पूरे नाटक में यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, गलती नहीं करनी है। यहाँ भी काफ़ी विचलन है। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु का। पहले मैं आपको भारतेंदु के सारे नाटक बताऊंगा, लेकिन इनमें खास बात क्या है वो अलग छांट के पटक दिए मैंने। भारत दुर्दशा और एक है भारत जननी, 2 नाटक है इनके। तो भारत जननी जो नाटक है इस पर काफ़ी विद्वानों का बहुत ज़्यादा मतभेद है कि ये मौलिक नाटक है का अनुदित। कहीं कहीं पर अनुदित बता रखा है, कहीं कहीं पर मौलिक बता रखा है, लेकिन अधिकतर जो लोगों का मानना है वो कहना है कि उनका मौलिक नाटक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखिए भारत दुर्दशा नाटक के बारे में कहा गया है कि हिंदी का प्रथम राजनीतिक नाटक है। देखो खड़ी बोली का तो कौन सा है? शकुंतला। और राजनीतिक नाटक माना जाता है, राजनीति वाला नाटक माना जाता है, वो कौन सा है? भारत दुर्दशा। क्लियर है ना? एक एक चीज ऐसे रट के पटक देनी है कि मैंने ये पढ़ लिया और यदि इसमें से ये सवाल आया तो मैं चाहे पलट जाए दुनिया में गलत नहीं कर सकता, बस ये पक्का कर लो। तो भारत दुर्दशा नाटक है हिंदी का प्रथम राजनीतिक नाटक माना जाता है। कौन सा है? राजनीतिक नाटक माना जाता है। और इसको हिंदी का प्रथम राजनीतिक नाटक माना किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। किसने माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ये बात साथ में ध्यान रखनी है। भारत दुर्दशा नाटक को हिंदी का प्रथम राजनीतिक नाटक किसने माना है? बच्चन सिंह ने। दूसरा नाटक देखो, अंधेर नगरी इनका एक नाटक है। अंधेर नगरी चौपट राजा टकाशेर बाजी टकाशेर खाजा। नाम सुना है ना आपने? अंधेर नगरी चौपट राजा टकाशेर बाजी टकाशेर खाजा। तो ये अंधेर नगरी जो नाटक है हिंदी का पहला आधुनिक नाटक है। हिंदी का पहला आधुनिक नाटक यानी नया नाटक है। पहला आधुनिक नाटक माना इसको कि ये एक तरीके से आधुनिक नाटकों में नया नाटक होता है, इस तरीके का नाटक है। और ये भी पहला आधुनिक नाटक किसने माना? बच्चन सिंह ने। कौन से नाटक को? अंधेर नगरी को। भारत दुर्दशा को बच्चन सिंह ने कैसा माना? राजनीतिक नाटक। और देखिए विद्या सुंदर नाम से एक नाटक लिखा है। विद्या सुंदर नाटक लिखा है 1868 में। 1868 में ध्यान रखेंगे। और इनका पहला अनुदित नाटक माना जाता है। अनुदित नाटक का मतलब है कि इन्होंने इसका क्या किया है? अनुवाद किया है। क्या किया है? इन्होंने अनुवाद किया है। पहला अनुदित नाटक है। और ये किसका अनुवाद किया है? तो चौर पंचाशिका का अनुवाद है। किसका अनुवाद है? चौर पंचाशिका का। अब इनकी सारी डिटेल मैंने जो पिछली जो क्लास पढ़ाई भारतेंदु के मौलिक नाटक और अनुदित नाटक दोनों का 2 वीडियो मैंने अलग अलग बनाए, तो वहां पर आप जाकर डिटेल और पढ़ सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। तो पहला अनुदित नाटक कौन सा है इनका? कौन सा? विद्या सुंदर 1868।
क्लियर हो गया। राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा है, आधुनिक नाटक अंधेर नगरी है, और अनुदित नाटक है वो विद्या सुंदर है। ये दोनों को मानने वाले कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए इनका एक नाटक है रत्नावली, ये खास चीज है ना, वो मैंने छांट के पटक दी, ध्यान रखेंगे। रत्नावली संस्कृत से किया गया, रत्नावली नाटिका का अनुवाद है। रत्नावली नाटिका का अनुवाद किया है किन्होंने? भारतेंदु ने संस्कृत से अनुवाद किया है। और इस नाटिका को इन्होंने क्या छोड़ दिया था? अधूरा छोड़ दिया था। आपसे सवाल पूछेगा कौन से नाटक को भारतेंदु ने अधूरा छोड़ा, तो अधूरा छोड़ा तो कौन सा नाटक है? वो रत्नावली नाटक है ना। रत्नावली वैसे नाटिका है ना, रत्नावली। और इसको पूरा किसने किया? ये सवाल आपसे पूछ सकता है, बाल मुकुंद गुप्त ने। अरे इसको पूरा किसने किया? बाल मुकुंद गुप्त इनके मित्र थे भारतेंदु के, इन्होंने इसको पूरा किया है। तो रत्नावली नाटिका का हिंदी अनुवाद किया वो रत्नावली नाम से ही किया है, और इसको अधूरा छोड़ दिया, और इसको पूरा अनुवाद किया। अनुवाद इसने ही किया बाल मुकुंद गुप्त ने। स्पेशल चीज है, माल है, क्रीम है ना, क्रीम है। छांटने से, देखने से, घूमने से नहीं मिलेगा, और हर कोचिंग में नहीं मिलेगा। तुमने कितने सारे वीडियो पढ़ लिए होंगे, ये मेरा आत्मविश्वास कहता है अंदर से। कितने वीडियो पढ़ लिए होंगे, कितने नोट्स पढ़ लिए होंगे, लेकिन ये कलेक्शन तो आपको नहीं मिला होगा। ईमानदारी से बता दो, देखिए कमेंट बॉक्स में। और मिल गया तो वो बहुत श्रेष्ठ है, मिल गया तो बहुत श्रेष्ठ है। ठीक है, चलता हूँ आगे। लेकिन हर चीज तो नहीं मिलेगी मेरी, आप ये तो मुझे भी खुद को विश्वास है, कुछ भी कह दो चाहे। देखो ध्यान से, तो कोई बात नहीं, ये घमंड नहीं है, मेहनत है, मेहनत आप करोगे ना, आपको भी आत्मविश्वास आ जाएगा कि ये आएगा पेपर में। एक चीज को 5 बार पढ़ दिया तो फिर पता चल जाएगा आपको, ये आएगा पूरे पेज में से 5 या 10% बाहर निकाल लोगे आप कि बस ये महत्वपूर्ण है। वही तो माल ला रहा हूं मैं। 10 बार 20 बार पढ़ा दिया ना मैंने दुनिया को, तो मुझे तो पता है ना कि यहाँ से यही सवाल उठ के आता है। तो रत्नावली नाटिका का अनुवाद किया है भारतेंदु ने, अधूरा छोड़ दिया। बाल मुकुंद गुप्त ने इसका पूरा अनुवाद किया है। वैदिक हिंसा इंसान भवती 1873 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1873 में। और इनका प्रथम मौलिक नाटक है। मौलिक नाटक का मतलब जो खुद ने ही लिखा है, कोई अनुवाद नहीं है। ये है हिंसा, वैदिक हिंसा इंसान है भवती, 1873 में लिखा है, प्रथम मौलिक नाटक। क्लियर है। आगे मैंने एक नोट भी लिखा है, अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत समझे तो। भारतेंदु पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। भारतेंदु पुनर्जागरण के क्या माने जाते हैं? अग्रदूत माने जाते हैं। और देखो भारतेंदु मुख्य रूप से नाटककार है, यानी नाटककार के रूप में पहचान बनी है ज्यादातर भारतेंदु की। हालांकि निबंध, कहानी, नाटक सभी चीज लिखे, उपन्यास भी, लेकिन नाटककार के रूप में इनको प्रमुख रूप से क्या मिली है? पहचान मिली है। और ये किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है कि ये मुख्य रूप से नाटककार ही है। ये किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने एक एक चीज। अब तुम अधूरी छोड़ो तो छोड़ो आराम से। देखिए ध्यान से, मैंने वैसे तो ये ट्रिक आपको पहले भी बता दी है, बहुत अच्छे तरीके से बता दी है, लेकिन फिर से मैंने लिख दिया है कि भारतेंदु के बारे में थोड़ा सा और बता दूं ताकि आप गलती नहीं करें। अगर पूरी डिटेल देखनी है तो पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। भारतेंदु के अनुदित नाटक है, अनुदित का मतलब जिनका अनुवाद किया है, तो उनकी एक ट्रिक मैंने आपके सामने लिखी है। वो मैंने लिखी है वीर पादक। अपने अपने तरीके से याद कर सकते हो, कैसे भी आपकी मर्जी है ना, वैसे ही आप अपनी मर्जी के अनुसार याद कर सकते हो मेरे राजाओं। ठीक है, तो देखो ये है आपका वीर पादक। वीर पादक भारत की मुद्रा को, वीर पादक भारत की मुद्रा को दुर्लभ बंधु ले गया। इतनी सी याद रखनी है आपको, वीर पादक भारत की मुद्रा को दुर्लभ बंधु ले गया। वीर पादक भारत की मुद्रा को दुर्लभ बंधु ले गया। वीर पादक भारत की मुद्रा को दुर्लभ बंधु ले गया। आप कैसे भी याद कर सकते हो, लेकिन ये क्रम वाइज है, डेट वाइज है। आपको ध्यान रखना, कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज आपको एक ही जगह से क्लियर हो जाएगी। जैसे वीर से आपको यहां दिख रहा है विद्या सुंदर, वीर से क्या दिख रहा है? विद्या सुंदर। रे से आपको दिख रहा है रत्नावली, जो अपन ने पढ़ा है, बाल मुकुंद गुप्त ने इसको पूरा किया है। पै से पाखंड विडंबन है, क्या है? पाखंड विडंबन है। ध से धनंजय विजय है,
कैसे कर्पूर मंजरी है। क्या है? कर्पूर मंजरी है। बात समझ में आ रही है? और देखो ध्यान से, यहां कै के बाद क्या आया? भारत। तो भारत से है भारत जननी। क्या है? भारत जननी। अब बोर्ड पर जगह है जितना मैंने लिख दिया। ये है आपका भारत जननी। आगे देखेंगे अपन भारत जननी। इसके बाद मुद्रा से क्या है आपका? मुद्रा राक्षस। क्या है आपका? मुद्रा राक्षस है ना। और देखो दुर्लभ बंधु, पूरा दुर्लभ बंधु है। इससे है आपका पूरा दुर्लभ बंधु नाटक। आई के बाद समझ में? वीर पादक, भारत की मुद्रा को दुर्लभ बंधु ले गया। अब देखो विवाद किस पर है? इस पर है। इसको विद्वान, अधिकतर विद्वान कहते हैं कि मौलिक नाटक है और कुछ कहते हैं कि ये अनुदित नाटक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर वो मौलिक देता है विकल्प में तो आपको पहले मौलिक मानना है, और फिर मौलिक नहीं है तो अनुदित नाटक तो है ही। ठीक है, तो पहले मौलिक माना है ज्यादातर विद्वानों ने। अच्छा, बात आती है डेट की। तो डेट आप देखेंगे यहां पर, देखिए ध्यान से, मैंने आपको लिख दिया विद्या सुंदर कब लिखा गया? 1868 में। क्रम वाइज लिखा है। पहले विद्या सुंदर लिखा है, और विद्या सुंदर के बारे में मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले बताया है कि विद्या सुंदर इनका पहला अनुदित नाटक है। पहला अनुदित नाटक है, इसलिए चौर पंचाशिका का अनुवाद है। कौन सा? विद्या सुंदर। बताया अभी मैंने कि चौर पंचाशिका का अनुवाद किया 1868 में। दूसरा रत्नावली नाटिका 1868 में लिखी है, और संस्कृत की रत्नावली नाटिका का हिंदी अनुवाद है कौन? रत्नावली। क्लियर है? अगला है पाखंड विडंबन। पाखंड विडंबन आपको पता है 1872 में लिखा है। 1872 में लिखा है पाखंड विडंबन। 68-72 पाखंड विडंबन। और ये किसका अनुवाद है? प्रबोध चंद्र यादव का। 5 मिनट में आ रहा हूं। पाखंड विडंबन 1872 का प्रबोध चंद्र है। ठीक है, क्लियर है? पाखंड विडंबन किसका अनुवाद है? 1872 प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। क्लियर है एकदम? अगला है धै से धनंजय विजय। और ये धनंजय विजय है, ये 72 के बाद 73 में लिखा गया है। 73 में लिखा गया है। और कांचन कवि की जो रचना है उसका अनुवाद किया है धनंजय विजय नाम से। किसने? भारतेंदु ने। ये मैंने आपको पिछली क्लास में वीडियो में और डिटेल से पढ़ा रखा है, आप वहां देख सकते हैं। इसके बाद में आपका है भारत जननी। और ये वेरी मोस्ट इसलिए है, मौलिक तो है ही और अनुदित भी कुछ विद्वानों ने माना है। इसको माना है नाट्य गीत। आपको सवाल पूछ लेगा 1873 में लिखा है कि बताओ निम्नलिखित नाटकों में से नाट्य गीत कौन सा है? तो भारत जननी 1877। अगला मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, उसका अनुवाद किया 1878 में। और फिर है दुर्लभ बंधु। ये देखो कहां गया दुर्लभ बंधु? ये दुर्लभ बंधु है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद किया है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद किया है। सबकी डेट लिख दी मैंने, क्रम वाइज लिख दिया। डेट याद रखना इतना जरूरी नहीं, क्रम याद रखना जरूरी है। वीर पादक भारत की मुद्रा को दुर्लभ बंधु ले गया। वीर पादक भारत की मुद्रा को दुर्लभ बंधु ले गया। तो आपको ध्यान रखेंगे, बी से विद्या सुंदर, रै से रत्नावली, पा से पाखंड विडंबन, धै से धनंजय विजय, कैसे कर्पूर मंजरी, भारत से भारत जननी, है ना। और भारत की मुद्रा को, मुद्रा से मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु से दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है, ध्यान रखेंगे। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के नाटक का हिंदी अनुवाद है। कर्पूर मंजरी कांचन विजय, कांचन कर्पूर मंजरी धनंजय विजय, कांचन कवि की रचनाओं का हिंदी अनुवाद है। भारत जननी नाट्य गीत है। पाखंड विडंबन है वो प्रबोध चंद्रोदय का हिंदी अनुवाद है। रत्नावली संस्कृत की रत्नावली नाटिका का अनुवाद है। विद्या सुंदर चौर पंचाशिका का अनुवाद है। एकदम इंपॉर्टेंट बता दिया। विद्या सुंदर 68 में है, रत्नावली 68 में है, पाखंड विडंबन 72 में है, धनंजय विजय 73 में है। इसके बाद में आपकी कर्पूर मंजरी 75 में है, मुद्रा राक्षस 78 में है। और देखिए ध्यान से, भारत जननी 77 में है, और 78 में कौन सा है? मुद्रा राक्षस। और दुर्लभ बंधु है, ये आपका 1880 में लिखा गया है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद। कैसी लगी क्लास? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। नहीं बता पा रहे हो? बता दो, देख लो। आगे देखो, मैंने दूसरा लिखा है इनका मौलिक नाटक। डिटेल पढ़नी है तो दूसरा वीडियो सर्च कर लो। कैसे करोगे? हिंदी ज्ञान धारा DS सर और भारतेंदु के मौलिक नाटक, एक अलग वीडियो खुलेगा। भारतेंदु के मौलिक नाटक का, भारतेंदु के अनुदित नाटक अलग वीडियो खुलेगा। क्लियर? तो देखो, भारत की नील देवी वैदिक चंद्र के अंधे प्रेम में विस्फीकर सती हो गई। भारत की नील देवी वैदिक चंद्र के अंधे प्रेम में विस्फीकर सती हो गई।
भारत की नील देवी वैदिक वैदिक चंद्र के अंधे प्रेम में, अंधा प्रेम में तो होगी आंधी, है ना। तो भारत की नील देवी वैदिक चंद्र के अंधे प्रेम में विष पीकर सती हो गई। तो भारत से भारत दुर्दशा है, भारत दुर्दशा, ध्यान रखेंगे, भारत दुर्दशा। और ये इस पर डेट गलत लिखने में आ गई है 1873, ठीक है। देखो कहीं कहीं पर 80 भी मिलती है, इसलिए ध्यान रखें थोड़ा सा। देखिए भारत की नील देवी वैदिक चंद्र के अंधे प्रेम में कहीं कहीं पर इसकी 1880 भी मिलती है, ठीक है। भारत की नील देवी वैदिक चंद्र के अंधे प्रेम में विष पीकर सती हो गई। भारत से भारत दुर्दशा है, नील से नील देवी से वैदिक हिंसा इंसान भवती, वैदिक हिंसा इंसान भवती। भारत दुर्दशा की नहीं है यार ये डेट, इसमें चक्कर पड़ रहा है यार थोड़ा सा, 1 मिनट रुकना। ये तो आपके 1880 ही है और ये 1873 है पहला, वैदिक हिंसा इंसान भवती, ठीक है, ये है। तो देखो भारत की नील देवी वैदिक चंद्र के अंधे प्रेम में विष पीकर सती हो गई। तो भारत दुर्दशा, नील देवी से नील देवी, वैदिक से वैदिक हिंसा इंसान भवती, जो पहला मौलिक नाटक है, पहला नंबर 1 का नाटक है। चंद्र से श्री चंद्रावली, सत्य हरिश्चंद्र, अंधे से अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकाशेर बाजी टकाशेर खाजा, प्रेम से प्रेम जोगनी है, अंधेर से अंधेर नगरी है, और देखो विष से विषस विषम औषधम है, और सती से क्या है, सती प्रताप है। खास बात क्या है, भारत दुर्दशा नाटक के बारे में आप पढ़ चुके हो, राजनीतिक नाटक है। नील देवी के बारे में आपको मैंने कल पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था नील देवी के बारे में, ध्यान रखेंगे। बालकृष्ण भट्ट ने नील देवी की क्या की है, नील देवी की क्या की है, समीक्षा की है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका में। हो गया नील देवी। अगला देखो वैदिक हिंसा इंसान भवती, ये इनका पहला मौलिक नाटक है, और इसके बाद में सत्य हरिश्चंद्र लिखा गया 1875 में, इसके बाद में श्री चंद्रावली लिखा 1876 में, और अंधे से अंधेर नगरी 1881, प्रेम जोगिनी, ये देखो प्रेम जोगिनी, इसकी सब नाटकों की मैंने डिटेल सहित लिख रखा है। पूरी डिटेल पढ़नी है तो आपको सर्च करना पड़ेगा दूसरा वीडियो कि प्रेम जोगिनी में किसका वर्णन है, अंधेर नगरी में किसका वर्णन है ना। सती प्रताप, विश्व विश्व औषधम, सती से सती प्रताप है, और इनका गीति रूपक माना जाता है। और ये नाटक इनका ये मौलिक नाटक है अधूरा, कैसा है, अधूरा नाटक है। और राधा कृष्णदास ने इसको पूरा किया है। किसने किया है, राधा कृष्णदास ने। ये मैंने आपको इसलिए छोड़े हैं अधूरे कि आप अगले वीडियो को डिटेल से पढ़ ले, आपका वक्त खराब नहीं हो। वहां पर ये पूरी डिटेल इनकी लिखी हुई है कि भारत दुर्दशा में किसका वर्णन है, नील देवी में किसका वर्णन है, वैदिक हिंसा इंसान भवती में किसका वर्णन है, विशेष विषम औषधम में किसका वर्णन है, चंद्रावली में किसका वर्णन है, सत्य हरिश्चंद्र में कौन सा है, अंधेर नगरी में किसका वर्णन किया है, प्रेम जोगिनी में किसका वर्णन है, और विष पीकर ये देखो सती प्रताप में किसका वर्णन है। अधूरा मौलिक नाटक कौन सा, सती प्रताप है। राधा कृष्णदास ने इसको पूरा किया है। और बाल मुकुंद गुप्त ने कौन सा किया है पूरा, अब तो बता दो, तुम बताओ कौन सा नाटक था, कर दो कमेंट बॉक्स में, मैंने अभी पढ़ा है। तो ये आज की आपकी क्लास थी। सवाल थे आपके सामने 2 जो मैंने आपको बताए नहीं थे, उनके उत्तर मैं आपको बता देता हूं। यहां आप ध्यान रखेंगे, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से अनुवाद किया है, वो अनुवाद किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसका उत्तर आपका माना जाएगा ए। क्लियर है, किसने किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जिसने ए दिया है वो एकदम सही है। साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है, तो ये इसका उत्तर आपका बी, डॉक्टर नगेंद्र। साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है, डॉक्टर नगेंद्र की है। ये आपकी क्लास आज यहीं पर समाप्त मैं करने वाला हूं। ये सारी बातें मैंने आज आपको बड़े डिटेल से पढ़ाई है, और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता साथियों। आपको ट्रिक बता दिया, वीरपादक भारत की मुद्रा को दुर्लभ बंधु ले गया, और भारत की नील देवी वैदिक चंद्र के अंधे प्रेम में विष पी करके सती हो गई है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल इनकी पढ़नी है भारतेंदु बालों की, तो आप पढ़िए अलग से। दोनों क्लास मौलिक नाटकों के अलग है और आपकी अनुदित नाटकों के अलग क्लास है। तो कैसी रही है क्लास, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बता दें मेरे साथियों, मेरे दिल के टुकड़ों, मेरे जान के टुकड़े हो। आज यहीं तक पढ़ेंगे। नमस्कार सभी को, धन्यवाद।